मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोहन। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 6 विषय भूगोल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 हम इस वीडियो में जो है वो पढ़ाएंगे। इस चैप्टर की हमने इससे पहले जो है वो एक वीडियो आपको बता दी है। उस वीडियो में हमने आपको जो है जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसको 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया था और उसमें हमने आपको उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में चर्चा की थी, उत्तर का मैदानी भाग आपको बताया था और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थार के मरुस्थल के बारे में। हम इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत तीसरा भाग है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ध्यान देंगे, थार का मरुस्थल तो भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है। भारत के कौन से भाग में स्थित है मरुस्थल? भारत के पश्चिम भाग में मरुस्थल स्थित है। तो जो मरुस्थलीय भाग है भारत का, वह कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय भाग जो है वह स्थित है। पहली बात तो आप ये ध्यान दें। दूसरी बात ध्यान देने की है, जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल के नाम से भी उसको जाना जा रहा है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है वह पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। थार का मरुस्थल एक इसको महामरुस्थल भी, भारत का महामरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक, ये भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिणी पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर अरावली पर्वत श्रेणी जो कि राजस्थान राज्य में है, तो अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। यह जो क्षेत्र है वो शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। इसी कारण यहाँ वनस्पतियां की मात्रा जो है या वनस्पतियों की जो संख्या है बहुत कम पाई जाती है। यहाँ की मुख्य जो नदी है, यहाँ की मुख्य नदी के बारे में अगर आप जाने तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वह है आपकी, मुख्य नदी की अगर मैं बात करूं तो वह है आपकी लूनी। कौन सी नदी है? लूनी नदी जो है वो यहाँ की सबसे मुख्य नदी है। ठीक, यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झील है जिसे सांभर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि खारे पानी की जो झील है वो क्या है? सांभर से नमक का उत्पादन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील जिसे क्या कहा जाता है? सांभर, सांभर झील, जिससे नमक प्राप्त किया जाता है। तो देखकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मुख्य बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा। यानी कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको हमने 5 भागों में बांटा था। उसमें से तीसरा जो पार्ट है वह है थार का मरुस्थल। ठीक, तो थार का जो मरुस्थलीय भाग है यह भारत के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम भाग में यह है स्थित है। थार, इसको थार का मरुस्थल या भारत का महामरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मरुस्थलीय भाग में की सबसे प्रमुख नदी जो है वह है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी थार के मरुस्थलीय भाग की
सबसे प्रमुख नदी है। और एक बात और यहाँ पर जानने का ध्यान दें कि खारे पानी की यहाँ पर एक झील है जिसे सांभर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम जो है चौथे पाठ का यहाँ पर आप अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, तो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जो चौथा पाठ है आपका वह है, इसका जो है नंबर 4 जो पाठ है वह है दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग नाम से भी पता चल रहा है, दक्षिण का पठारी भाग यानी कि भारत का जो दक्षिणी छोर है, भारत का जो दक्षिणी छोर है वह कैसा है, पठारी है। कैसा है, पठारी है। चलिए आइए इसी के बारे में जान लेते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारत का जो दक्षिणी भाग है जो पठारी है वह 3 ओर से समुद्र से घिरा है या 3 ओर से पानी से घिरा है। इसलिए इस भाग को हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग भी कहते हैं। तो चलिए आइए, उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच, उत्तर का विशाल मैदान और तटीय भागों के बीच पूर्वी तट और पश्चिमी तट, उत्तर का विशाल मैदान और पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच भारत के दक्षिण में जो है वो दक्षिण का पठारी भाग स्थित है। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय भाग पठार स्थित है। तो इसको प्रायद्वीपीय पठार को कह रहे हैं क्योंकि भारत का यह भाग 3 ओर से जल से घिरा है। यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इस पठारी भाग की जो आकृति है बच्चों मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये जो भाग है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये केसरिया रंग दिए हुए है, ये सारा का सारा भाग जो है ये कैसा है, पठारी भाग है। ये कैसा भाग है बच्चों, पठारी भाग है। ये जो केसरिया भाग है तो देखिएगा, ये है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक, ये है पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। पूर्वी तट, पश्चिमी तट और उत्तर का विशाल मैदान के बीच में, मध्य में ये पठारी भाग स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आप देखिएगा ये 3 ओर से जल से घिरा है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और यहाँ प्रशांत वो हिंद महासागर है। तो ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और यहाँ अरब सागर। तो ये जो भाग है भारत का, जहाँ मैं ये उंगली घुमा रहा हूँ, ये जो भाग है भारत का ये 3 ओर से घिरा है। तो ये जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी अधिक विस्तार से जान लेते हैं। तो ये भाग कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ये जो भाग है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये भाग कैसा है, मतलब दक्षिण का पठारी भाग कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अरावली पर्वत श्रेणी किधर है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये देखिएगा, ये राजस्थान राज्य है और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी से आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है पठारी क्षेत्र। ये उत्तर पश्चिम का जो भाग है अरावली
पर्वत श्रेणी, यहाँ से पठारी भाग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम से में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। दक्षिण के पठार को हम कई उपविभागों में बांट सकते हैं। जो दक्षिण का पठारी भाग है इसे हम कई भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। इन तीनों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस भाग में। तो इसको हम जो है 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग है मालवा का पठार। तो इसके जो है वो 3 पार्ट हम बनाएंगे। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट आएगा इसका मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान दें, दक्षिण के पठार के पश्चिम में, दक्षिण के पठार के पश्चिम में यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी की तरफ, ठीक, मालवा का पठार स्थित है। यह उत्तर की ओर ढालदार है। यह क्या है, उत्तर की ओर क्या है, ये ढालदार है और अंततः उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों जैसे चंबल, बेतवा आदि का यह उद्गम स्थल इसी पठार पर स्थित है। यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार का मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मालवा का जो पठार है ये वाला हिस्सा है, ये मालवा के पठार का हिस्सा है। और ये देख रहे हैं आप उत्तर के विशाल मैदान से मिला हुआ है और इसका जो ढाल है उत्तर के विशाल मैदान की ओर को है, ठीक। तो चलेगा, ये इसमें जो है यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां जो है वो बहती हैं। तो चलिएगा और चलते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। दूसरा जो पठारी भाग है वह है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्व भाग में, दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्व भाग में, समझ रहे हैं आप, दक्षिण के जो पठार है उसके उत्तर और पूर्व भाग में, यानी कि आप समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल वाली जो साइड है, पश्चिम बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र, बिहार से नीचे झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो पास का जो क्षेत्र है, यह जो है छोटा नागपुर का पठार। मैं दिखा देता हूँ आपको सीन। तो ये है, ये जो सीन है यहाँ, ये जो पठारी भाग दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो है छोटा नागपुर के पठार का एरिया है, उत्तर पूर्व का ये एरिया है, ये छोटा नागपुर के पठार, ठीक। तो चलिएगा ध्यान दें, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। यह क्षेत्र लोहा कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध है, यानी कि क्षेत्र में छोटा नागपुर के पठार में लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, या इसके पर्याप्त भंडार यहाँ पर जो है वो स्थित है, ठीक। अब चलते हैं दक्कन का पठार। तीसरा पठारी भाग है आपका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में दक्कन का पठार है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है, उत्तर में है, मतलब उत्तर के विशाल मैदान से दक्षिण में है, ठीक है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, दक्कन के पठार का जो ढाल है कैसे है, पश्चिम से क्या है, पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है, अर्थात यहाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियां
जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल को जो है वो छोड़ती हैं या विसर्जन करती हैं। किंतु नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं उनका बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। दक्कन के पठार में ही दो नदियां और बहती हैं जिनका बहाव क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर है, और इनका जल जो है वो कहाँ गिरता है? जाकर के अरब सागर में गिरता है। तो दक्कन के पठार में जो नदियों का बहाव है वह दो तरह से है, एक तो पश्चिम से पूरब और एक पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम बहने वाली जो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं। विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब चलिएगा, आइए आगे चलते हैं। अब ध्यान देने की आवश्यकता है, भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है? जरा सोचिए कि भारत के पठारी भाग का महत्व क्या है। ठीक, तो दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। मतलब जो अधिकांशतः खनिज पाए जाते हैं ये पठारी भाग में ही पाए जाते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात, तीव्र ढाल युक्त होने के कारण क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है, यानी कि आसानी से संभव है। किसके कारण? यानी कि जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना किस वजह से हो रही है? यहाँ पर जो सुविधा, यहाँ पर जो कंडीशन है वो जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लिए अच्छी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है तीव्र ढाल युक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है। और पहली बात हमने बताई थी, यहाँ पर खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी बात, पठार में सागौन यानी कि अनेक कीमती लकड़ियां, अनेक कीमती वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं, यानी कि जैसे सागौन, चंदन तथा अन्य बहुमूल्य वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोककर, यहाँ के जो छोटे छोटे पठार हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर क्या करते हैं? पश्चिमी तट पर वर्षा करने में सहायक है। तो यानी कि अगर आप देखें तो जो दक्कन का पठार है ये वर्षा करने में भी सहायक है। यहाँ पर अनेक खनिज भी पाए जाते हैं, और जो है जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना भी यहाँ आसानी से की गई है, और यहाँ बहुमूल्य वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो भारत के पठारी भाग का आपने देखा कि इससे हमें अनेकों लाभ हैं। अब चलते हैं, हमने यहाँ पर जो है 4 भागों की चर्चा कर ली है, और अब तक जो है हमने भारत का भौतिक स्वरूप के हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जो है आपका 4 पार्ट का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसका सबसे 5वां भाग और अंतिम भाग है आपका तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। देखिएगा, जैसा कि इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, द्वीप समूह के बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। यानी कि हमारे भारत का भौतिक स्वरूप है उसमें दो द्वीप समूह हैं, एक अंडमान